नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अनंत सर आपके समक्ष पहली बार यूट्यूब पर आपके डिमांड के देखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं उस कंटेंट की ओर जिसका आपको इंतज़ार था और मुझे भी था। तो आपको लोड नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है और हमारे साथ पढ़ना है। हमारे साथ पढ़िए, अपनी शिक्षा को बेहतर करिए, समझिए। रटना नहीं है, केवल समझना है और हमें सब्सक्राइब करना है। कंटेंट अगर बेहतर लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है ताकि ये फ्री टीचिंग का लाभ जो है आपके साथ साथ दूसरे को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चीज़ को मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ एयर। एयर क्या होता है, सबसे पहले हम एयर की बात कर लेंगे। तो एयर हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद प्रदूषण क्या होता है और ये प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। वाटर क्या होता है और ये वाटर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, यानी प्रदूषक क्या होता है और ये पॉल्यूटेंट कितने तरह के होते हैं। स्मोक क्या होता है, फिर उसके बाद स्मोक क्या होता है। या स्मोक मतलब धुंध हो गया और स्मोक मतलब धुआं हो गया। धुआं क्या है और ये आपका स्मोक क्या है, यानी धुंध क्या है। फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं। सीएफसी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओजोन लेयर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका क्या बेनिफिट है उसको हम देखेंगे। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं आगे के और हम क्या देखेंगे इसमें। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी गैसें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड पर पड़ता है। एयर पोल्यूशन क्या है और इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गंगा एक्शन प्लान क्या है और इसके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हैं उसको हम देखेंगे। WWF क्या है, ये WWF लड़ाई वाली नहीं है, इसे उस तरह से ना लें। इसे हम आगे देखेंगे कि क्या है एक्चुअली। वाटर से होने वाले जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी हैं। एयर पोल्यूशन के कारण जो डिजीज होती हैं वो कौन कौन सी डिजीज है वो हम देखेंगे। और फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम जानेंगे कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं और हमें क्या पढ़ना, इसके अलावा हमें पढ़ना है ये आपको आर क्या होता है। आपका जो है इसमें देखना है कि आपका आर ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो से शुरू करूं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आपसे हमें यही उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ मैं आप यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह से हाँ, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा बात करते हैं एयर की। सबसे पहले हम एयर बात कर लेते हैं कि एयर क्या होता है। तो एयर इज़ ए मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैस। एयर एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें जो है नाइट्रोजन जो है 78% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा देखिए 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। ऑर्गन जो है हमारा ऑर्गन होता है, इसके अंदर मीथेन होता है, ओजोन होता है और वाटर वेपर होता है। यानी 7 गैसेस से बना होता है हमारा एयर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर। ये 7 गैसों से बना होता है हमारा एयर। इसके अलावा एयर से रिलेटेड आप और भी फैक्ट देख लीजिए कि हमारा एयर से और क्या क्या होता है और क्या जानकारी हम एयर से ले सकते हैं। तो एयर जो है वो एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन को जीने के लिए ये एयर जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कांट लिव विदाउट एयर, सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस।
हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा देखिए और एयर के बारे में क्या है, एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है। इसके अलावा एयर जो है ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स स्थान छेकता है। इट मीन्स कहने का मतलब अगर कोई खाली बर्तन है तो आप ये नहीं समझे कि उसमें कुछ नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ नहीं रहता है तो उसमें एयर अवेलेबल होती है। इस चीज़ को देखते हुए अब देखिए एयर जो है एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों ओर मौजूद होता है। एयर कुड बी फील बट कांट सी। एयर को हम फील तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये एयर से रिलेटेड फैक्ट था जो अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो एयर क्या है, एयर स्थान छेकता है, एयर प्रेशर क्रिएट करता है, एयर हमारे चारों ओर अवेलेबल होता है। एयर जो है हम उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा एयर जो है वो 7 गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, फिर उसके बाद मीथेन है और फिर उसके बाद आपका जलवाष्प है। तो ये अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रदूषण। प्रदूषण जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो पॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? पॉल्यूशन जो होता है इज द मिक्सचर ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट दैट काउज एडवर्स चेंजेज। मतलब पॉल्यूशन जो होता है हमारे प्राकृतिक वातावरण में अवांछनीय पदार्थों को मिलने से जो हमारे वातावरण में चेंजेस जो दिखाई देने लगते हैं उसका मेन कारण हमारा पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन के कारण जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में बदलती हैं, जैसे समय पर बारिश नहीं होना, अम्लीय वर्षा का होना, चक्रवात होना, तूफान होना, फिर उसके बाद जो है अर्थक्वेक होना। ये सब जो है कुछ नेचुरल एक्टिविटी जो के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है और इसके जिम्मेवार जो हैं कुछ हद तक प्राकृतिक है और कुछ हद तक हम खुद हैं। तो हम देखेंगे पॉल्यूशन के कितने तरह के होते हैं। जनरली पॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं लेकिन आपको हमें एनसीईआरटी पढ़ाना है और एनसीईआरटी सिलेबस आपको 3 या 4 तरह के प्रदूषण के बारे में बात करता है। वो आपका पहला है एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट जो आपको बात करता है वो एयर पॉल्यूशन की बात करता है, वाटर पॉल्यूशन की बात करता है, सॉइल पॉल्यूशन की बात करता है और साउंड या नॉइज पॉल्यूशन की बात करता है। ये हमारा जो है एनसीईआरटी कहता है कि आपको यही 4 जो है आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर क्या है? जिस तरह से एयर होता है उसी तरह से हमारा वाटर भी एक एसेंशियल सब्सटेंस है जो आपके लाइफ के लिए आपके ज़रूरी माना जाता है। इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से हवा के बिना आप नहीं रह सकते उसी तरह से पानी भी एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। ये देखिए वाटर एक्चुअली क्या होता है, वाटर से रिलेटेड आप फैक्ट देखेंगे तो हमारा वाटर से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आप देख लीजिए। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं फैक्ट की, वो क्या क्या फैक्ट है वाटर से। तो वाटर जो होता है कलरलेस होता है, यानी वाटर में किसी प्रकार का कोई पार्टिकुलर रंग नहीं होता है। वाटर जो है ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है, ना ही वो कोई कलर होता है, ना ही उसमें कोई गंध होती है। वाटर जो है 2 एलिमेंट से बना होता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में जब हम मर्ज करते हैं तो ही वाटर बनता है। जैसे हमारा देखते हैं आपको वाटर का एक्चुअली क्या होता है, वाटर का जो फॉर्म होता है ना वो H2O होता है और एक फॉर्म होता है D2O। ये हम आपको आगे बताएंगे। चलिए वाटर देखिए, वाटर से रिलेटेड और फैक्ट देखिए। वाटर जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म के रूप में आइस के रूप में रहता है, लिक्विड जो हम वाटर यूज़ करते हैं, और गैसेस फॉर्म में जो वाटर वेपर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर में जो है वाटर वेपर के रूप में ये चीज़ मौजूद होता है, वाटर वेपर। नेक्स्ट देखिए जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है हमारे अर्थ में वो 71% होता है। 71% जो है वाटर जो है अवेलेबल होता है हमारे अर्थ पर, और हमारे बॉडी में वाटर की जो मात्रा होती है वो 70 to 80% होती है। जो हमारा बॉडी बना हुआ है उसमें 70 से 80% जो है वो चीज़ें वाटर होती हैं।
फार्मूला ऑफ वाटर जो होता है, देखिए मैंने बताया था कि ये जो वाटर जो है वो H2O फार्मूला होता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी आसानी से ये लाइन को पास करने देता है। इसके अलावा एक वाटर का दूसरा फार्मूला जो होता है वो D2O के नाम से जाना जाता है, और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जो कि ये बैड कंडक्टर माना जाता है वाटर का ये बैड कंडक्टर होता है। हमारे चैनल को इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कंटेंट डेफिनेटली अच्छा होगा, इसकी मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। आप जितना ज़्यादा बार वीडियो देखें आपको उतनी बार चीज़ें समझ में आएगी। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। फार्मूला जो होता है वाटर का हमने दो बता दिया, एक H2O और एक D2O। एक जो है गुड कंडक्टर और एक हमारा बैड कंडक्टर। वाटर जो है उसमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। वाटर में कई तरह के हमारे मिनरल्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। जैसे वो कौन कौन से मिनरल होंगे, वो जिंक होगा, वो कॉपर होता है वाटर में, आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये हमारे वाटर के मिनरल हैं। इसके अलावा देखिए वाटर में और कौन कौन से चीज़ रहते हैं, तो मैग्नीशियम भी रहता है, फ्लोराइड भी रहता है। वाटर जो है आपको हेल्प करता है डाइजेशन में, यानी आप जो खाना खाएंगे वो पचेगा कैसे, तो वो वाटर उसमें हेल्प करता है, तभी खाना पचता है। वाटर जो है प्रोवाइड एनर्जी टू अस। वाटर में जो है काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, और जब आप पानी पीते हैं तो वो कैलोरी जो है आपको वाटर के थ्रू मिलती है, जो कि आपको एनर्जी का काम करती है। तो आप देखेंगे कि वाटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाटर को देखिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया गया है, कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट इट सेंस मतलब है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने में घुला लेता है। इसके कारण इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और इसमें देखिए जैसे कि आपको देखिए विटामिन को भी ये घुला लेता है अपने में, और विटामिन जैसे बी और सी जैसे जो विटामिन है उसको वाटर में डिजोल्व कर लेता है ये। तो उसके बाद देखिए वाटर से रिलेटेड और कुछ फैक्ट आप देख लीजिए जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, कि जो वाटर होता है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 997 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब ये डेंसिटी क्या होती है थोड़ा समझ लीजिए। डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास को हम किस में कंसीडर करते हैं, मास को हम केजी में कंसीडर करते हैं, और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनली हमको निकल के आएगा वो केजी पर मीटर क्यूब आता है। केजी पर मीटर क्यूब जो है आपका ये डेंसिटी होता है हमारा वाटर का। चलिए हम देखते हैं और बात कर लेते हैं कि हमारा क्या है रिलेटेड। 4 डिग्री टेम्परेचर पर यही वाटर जो होता है वो उसकी डेंसिटी जो है हाईएस्ट होती है, और वॉल्यूम जो होता है वो लोएस्ट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है और वॉल्यूम जो होता है लो होता है, तो वो टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 डिग्री जो सेल्सियस आप देख रहे हैं, इसी टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, और इसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है लोएस्ट होता है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा कि वाटर की डेंसिटी कब हाई होती है, किस टेम्परेचर पे, तो 4 डिग्री पर, और कब वॉल्यूम लोएस्ट होता है, तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वाटर का लोएस्ट होता है। अब इसके बाद देखिए वाटर का फार्मूला मैंने पहले भी बता चुका है, H2O होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सी होता है। इसके अलावा आप देखिए जो मोलर मास होता है ना हमारा वाटर का, वो मोलर मास जो है वो 18 होता है। मोलर मास क्या होता है, वो 18 होता है। और ये 18 कैसे आएगा, देखिए वाटर का जो फार्मूला होता है ना वो होता है हमारा H2 और वो, यानी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, एटॉमिक वेट 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है। तो 16, और देखिए हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है तो 2 हो गए यहाँ, तो 16 + 2 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास और भी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले उसके एटॉमिक मास आपको जानने होंगे, तब आप उसके मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड मैं आपको फार्मूला बता दूंगा कैसे निकालना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री का पार्ट है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है पॉल्यूटेंट के बारे में। पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो पॉल्यूटेंट जो होता है ना, वो इसको बोलते हैं प्रदूषक। प्रदूषक मतलब वैसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तब पॉल्यूटेंट वो कहलाते हैं। जो सब्सटेंस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। यानी देखिए, आपको हिंदी में मैंने लिख दिया, आपके डिमांड पर मैंने हिंदी कोशिश की है कि इसमें शामिल कर दूं। तो वैसे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे प्रदूषक कहलाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये प्रदूषक जो होते हैं जनरली दो तरह के होंगे। एक आप नेचुरल पॉल्यूटेंट होता है और एक मैन मेड पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट मतलब जो पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम कुछ नेचर करती हैं और कुछ आदमी करते हैं। तो जो नेचर द्वारा किया जाएगा उसको नेचुरल पॉल्यूटेंट कहेंगे, और जो आदमी द्वारा किया जाएगा उसको हम मैन मेड पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल पॉल्यूटेंट में हमारा कैसे होता है। नेचुरल पॉल्यूटेंट में जो है वो क्या होता है, स्मोक हो सकता है या डस्ट हो सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट फायर में के कारण होता है। जैसे जंगल में आग लग जाएगी तो उस दौरान जो स्मोक या डस्ट होंगे उसके कारण जो है हमारा एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद वोल्केनिक एरप्शन होते ही, ये नेचुरल एक्टिविटी है। वोल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी फटता है, वो उसके कारण जो है हमारे आसपास के एरिया में एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा जो है और भी कुछ चीज़ें नेचर है, जैसे डस्ट है, मिट्टी के खुद का हवा के कारण जो है वो डस्ट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाती हैं। तो वो ये सब नेचर के द्वारा कुछ चीज़ें पॉल्यूटेड की जाती है, तो इसको हम नेचुरल पॉल्यूटेड के अंतर्गत रखते हैं। और कुछ चीज़ें जो है हम मैनमेड, यानी आदमी जो है उन चीज़ों को करता है, आदमी उन चीज़ों को करता है, तो वो देखिए वो कहलाता है हमारा मैनमेड पॉल्यूटेंट। अब हमारे पास देखिए मैनमेड पॉल्यूटेंट के अंतर्गत जो है वो क्या क्या आता है। मैनमेड पॉल्यूटेंट के अंतर्गत देखिए हमारा जो है वो हम जो फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री पावर प्लांट लगाते हैं, मोबाइल ऑटोमोबाइल जो हम यूज़ करते हैं उससे निकलने वाले जो धुएँ होते हैं, जो हम लकड़ी जलाते हैं इनसे निकलने वाले जो धुएँ होते हैं, या अन्य कोई चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं जिससे कि स्मोक क्रिएट होता है, वो हमारा मैनमेड पॉल्यूटेंट है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रदूषित होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मोक की। हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पे बने रहिए और फ्री टीचिंग का मजा लीजिए। अब हम देखेंगे स्मोक क्या होता है। स्मोक जो होता है जिसको हम सिंपल भाषा में धुंध कह सकते हैं। तो ये धुंध जो होता है ना, वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि स्मोक किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो उसमें देखिए कुछ मात्रा जो होती हैं वो आपका स्मोक की होती हैं, कुछ मात्रा जो है उसमें स्मोक की मात्रा होंगी और कुछ मात्रा उसकी फॉग की होती है। स्मोक इन द सेंस आप कह सकते हैं कि स्मोक जो होता है ना वो आपका धुआं हो गया, और फॉग जो हो गया ना वो आपका क्या हो गया, फॉग आपका एक तरह का ओस आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्मोक कॉजेज ब्रेथिंग इन डिफ़िकल्टी। स्मोक के कारण जो होते हैं वो ब्रेथिंग से रिलेटेड कई तरह की आपको बीमारियां हो सकती हैं। वो बीमारियां जो हैं उसमें देखिए कौन कौन सी बीमारियां, अस्थमा बीमारी हो सकती है जिसको दमा आप कह सकते हैं, कफ होगा जिसको आप खांसी कह सकते हैं, वीजिंग होगा, वीजिंग कहने का मतलब जो आप गले में घरघराहट हो जाती है उसको वीजिंग कहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग और या इंग्लिश कंटेंट कोई मायने नहीं रखता, मैं हर चीज़ को एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, फ्री टीचिंग का लाभ उठाइए। नेक्स्ट हमारा देखिए स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक जो है ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। स्मोक एक्चुअली क्या है, धुआं क्या होता है, जो हम धुआं प्रोड्यूस होते हैं चाहे वो गाड़ियों से हों या हमारे जो घरों में खाना बनाने के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। किस चीज़ के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है वो स्मोक होता है उसमें। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो उसका रीजन क्या होता है, उसका आगे इम्पैक्ट देखिए हमारा एसिड रेन पे पड़ता है। एसिड रेन क्या होती है हमारे, एसिड रेन जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं तो अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा जो है वो काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेंजरस मानी जाती है। ये अम्लीय वर्षा जो है वो दो
वजहों से होती है। एक है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी दो गैसेस हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार मानी जाती है, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और दूसरी जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हम आप ध्यान रखेंगे कि वो दो गैसेस आप जो होगी वो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट हम देखिए बात कर लेते हैं कि एक्चुअली अम्लीय वर्षा होती कैसे है। अब आपसे पूछेगा कि अम्लीय वर्षा, तो आपने जान लिया कि अम्लीय वर्षा क्या है। अब ये अम्लीय वर्षा कैसे होती है वो देख लीजिए। अम्लीय वर्षा एक्चुअली होती है कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाटर वेपर के साथ जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहेगा और वही वाटर वेपर जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है, यानी उसके साथ जो है रिएक्ट करेगा, तो आपको जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा और ये जो है एसिड में कंसीडर किया जाता है। और जब ये एसिड जो होता है बारिश की बूंदों के साथ हमारे धरती पर गिरती है तो ये एसिड रेन कहलाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर्स जो अवेलेबल होते हैं उससे रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद जो है ये हमारे बारिश के बूंदों के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हुए हमारे बारिश के साथ मिल जाते हैं तो ये जो बन जाती है वो रेन, वो एसिड रेन कहलाती है। तो ये एसिड रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप देख लीजिए, वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एसिड रेन एक्चुअली उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या फैक्ट हैं। देखिए एसिड जो रेन होती है ना वो क्या करती है, कोराइड करती है मार्बल ऑफ मोनोमेंट। मोनोमेंट क्या होता है, मोनोमेंट जो है पुरानी बिल्डिंग, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और भी पुरानी जो धरोहर हैं बिल्डिंगें जो मार्बल की बनी हुई हैं, उसको ये कोराइड करने का यानी उसमें जंग लगाने का काम करता है, उसके कलर को एलविस करने का काम करता है, उसके कलर को कलरलेस करने का काम करता है। और ये जो एक्टिविटी कहलाती है वो मार्बल कैंसर के नाम से जानी जाती है। कौन सा कैंसर, मार्बल कैंसर। था अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मार्बल कैंसर क्या होता है, तो मार्बल कैंसर वो होता है ना कि जब एसिड रेन द्वारा मार्बल के जो कलर को नुकसान किया जाता है वो ही मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप ताजमहल एक एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है कि ताजमहल जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ताजमहल के जो है वो एसिड रेन के कारण इसकी ब्यूटी दिन प्रतिदिन जो है वो एल्विस इन कलर हो रही है, यानी इसके कलर जो है वो पीलेपन पड़ रहे हैं, जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ है ताजमहल। और ये ताजमहल जो है वो आगरा में सिचुएटेड है, 7 वंडर में से ये काउंट किया जाता है, ये लव ऑफ सिंबल है और इसकी ब्यूटी जो है दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। इसका मेन कारण है कि आगरा के एक पास शहर पड़ता है मथुरा, जहाँ ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी में ऑयल को रिफाइन करने के दौरान जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक जो है वो गैसें बाहर निकलती हैं, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में होती है। और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाती हैं, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट के साथ जब उस ताजमहल पर गिरती हैं, जिसके कारण जो है वो ताजमहल का जो ब्यूटी है वो एल्विस होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए हमें पढ़ना है CFC। CFC क्या होता है, देखिए CFC को हम आप कंसीडर कर सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप कह सकते हैं। CFC हमारा क्या है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो विच इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर, AC, स्प्रे, etc। यानी जो चीज़ आपको शीतलता प्रदान करती है, जैसे आपको AC आपको ठंडक देती है, फ्रिज में आप चीज़ों को ठंडा करने का काम करते हैं, स्प्रे जो आप जब आप उस पर किसी चीज़ पर छिड़काया जाता है तो वो ठंडक देता है। तो जो भी चीज़ें शीतलता आपको प्रदान करती है उसमें क्लोरोफ्लोरो नाम के जो है एक एसेंशियल एलिमेंट जो है उसमें पाए जाते हैं।
जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहता है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन का कारण बनता है। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर किसी टॉपिक या किसी वर्ड को लेकर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसके जवाब को ज़रूर देंगे। आपकी बातों को हम प्राथमिकता देते हुए इस चैनल को हमने शुरू किया है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर होता है। हमारे एटमॉस्फेयर का ये थर्ड लेयर है और ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। विच प्रोटेक्ट अस द अल्ट्रा वायलेट रे। देखिए क्या करता है कि जो सन के साथ जो होती है कुछ हानिकारक किरणें हमारे अर्थ तक पहुंचती है और उस अर्थ को पहुंचने से ये ओजोन लेयर जो है वो रोकता है। ओजोन लेयर जो है इसी अर्थ को बचाने के लिए ये अल्ट्रा वायलेट रे को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, उसे पास नहीं होने देता और हमारे सन पर उस तरह की हानिकारक रे नहीं आ पाती। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो अल्ट्रा वायलेट जो रे होगी आपके पास आ जाएगी, यानी हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगी। और ये जब पृथ्वी पर आएंगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो है हमें कई तरह की बीमारियों को सामना करने पड़े, जैसे स्किन कैंसर जो है उसमें से एक एग्जाम्पल है, और भी कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए ओजोन लेयर जो है वो इसी CFC के कारण जो है उसका ह्रास हो रहा है। यानी हम चाहेंगे कि आप जो है इन सब चीज़ों का बहुत कम यूज करें जो शीतलता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आज जो है हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कैसे काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को देखें। तो जो सन से आने वाली किरणें होती हैं, इन जब सूर्य के साथ आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ करके वातावरण से होकर पुनः वापस जाने लगती है, यानी जब सन से आप कोई रे आएगी हमारे अर्थ पर पड़ेगी और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाने लगती है तो हमारा एटमॉस्फेयर उस रे को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सामान्य बना हुआ रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होने देता है। इससे सामान्य होने के कारण जो होते हैं दिन और रात का टेम्परेचर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं दिखता है। और यही जो है पूरी घटना जो है वो ग्रीन हाउस के नाम से जानी जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो आप में देखिए, ये ग्रीन हाउस जो गैसेस जो होती हैं ना वो आपको इसी के कारण जो है हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे यहाँ नहीं होता तो हमारे यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा रात का टेम्परेचर कुछ अलग ही बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता और दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता। तो इसी वजह से दूसरे प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि दिन का टेम्परेचर जो है वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसमें कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस के लिए जो मेन गैसेस जिम्मेवार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारा CO2 है। CO2 जो है हमारा मेन गैसेस हैं जो हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार होती हैं। CO2 के जो इसमें ज़्यादा इंक्रीजमेंट करने से ये जो है ये एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। एक्चुअली रूप से देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि CO2 क्या एक प्रदूषक है, तो CO2 कभी भी प्रदूषक नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि CO2 की जब अधिक मात्रा जब हो जाती है ना तब वो प्रदूषक बनता है। अदरवाइज CO2 कभी भी प्रदूषक नहीं कंसिडर किया जाता है। CO2 अच्छा माना जाता है। CO2 पौधे के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पौधे जो है उस को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए CO2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन इसकी अधिक मात्रा हो जाए तो ये प्रदूषक का काम करता है, यानी हमारे लिए पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे हमारा ये देखिएगा कि जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं उसमें जो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसमें डीजल और पेट्रोल का कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है, यानी पूरी तरह से वो जब जल नहीं पाता है तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। यानी वो CO2 नहीं बनाता है, वो CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस मानी जाती है CO2 के अपेक्षा। देखिए CO2 का एक और बेनिफिट है, मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है। CO2 जो है वो आग बुझाने में काम आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं घर में आग लगी हुई है, आप स्कूलों में देखेंगे एक रखा जाता है सिलेंडर टाइप का, उसमें CO2 रहता है जो आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए
हमें लाइक करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। अब देखिए, हम देखते हैं आगे। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। अब ये CO2 की मात्रा कब कैसे बढ़ती है? तो अगर आप पेड़ पौधों को काट देंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाड़ियों का आप यूज़ करेंगे तब CO2 की मात्रा बढ़ेगी। और देखिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानी जाती है। तो इसमें देखिए CO2 गैसेस भी हैं, CFC हैं, वाटर वेपर है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो गैसेस हैं वो आपको जनरली कंसिडर की जाती हैं किसमें? ये कंसीडर की जाती हैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस गैसेस में ये 5 या 6 तरह की गैसेस हैं। देखिए 5 तरह की हैं। तो CO2 है पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारा CO2 गैसेस हैं।